हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू परीक्षा गुरुकुल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा इंट्रोडक्शन वगैरह में, हम सीधे अपने सेशन पे जंप करेंगे। इसमें मैं आपके एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स तीनों को मिला करके एक साथ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ शुरुआत में ही, अगर आप इस सेशन देख रहे हो ईमानदारी से तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाओ। जितनी बातें मैं यहाँ से करूंगा हर क्वेश्चन को लेकर के आपको उन सभी के लिए सिनॉप्सिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर हेल्पफुल आपको साबित होगा। और हम लोग आज के सेशन को यहाँ से शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन टोटल मैंने आज के सेशन के लिए लिए हैं, लगभग एक घंटे के आसपास इसमें लग जाएगा। तो आराम से बैठ करके इसको देख लीजिए और इसके नोट्स आराम से बना लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन में किसने उसकी अध्यक्षता करी थी, कौन उसको प्रिसाइड ओवर किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी इज व्योमेश चंद्र बनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब तक आपका आंसर आ गया होगा, तो आपका जो भी आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं एक एक करके चारों के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, दैट इज ही वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ए एमपी एज एन एमपी इलेक्ट होने वाले पहले इंडियन थे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप 3 बार इन्होंने की थी। ठीक है, लेकिन इसके इनॉग्रल सेशन के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट ये नहीं थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। लेकिन जो फैक्ट्स मैंने बोले इनको आपको याद करना है। फैक्ट्स क्या क्या बोले थे कि ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे 1892 में। उसके अलावा आईएनसी के 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन इनॉग्रल सेशन जो कि यहाँ पे पूछा गया है उसके ये नहीं थे। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको याद रखना है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। और बाद में ये एक लेटर नेशनलिस्ट लीडर भी है थे। और ये 1885 के फाउंडिंग सेशन जो आईएनसी का हुआ था इससे कनेक्टेड नहीं है। नंबर सी इज डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी इसका सही आंसर होने वाला है। और डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे आईएनसी के इनॉग्रल सेशन के प्रेसिडेंट थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो सेशन था ये बॉम्बे में हुआ था, राइट, दिसंबर 1885 में हुआ था। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन में आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1876 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन 1885 का जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनॉग्रल सेशन था इसके प्रेसिडेंट ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या चीजें और पता रहनी चाहिए कि जो कांग्रेस जो आईएनसी है इसका फाउंडेशन 1885 में हुआ था। और इसके ऑर्गेनाइजर ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ से याद रखनी है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए कि ये दादा भाई नौरोजी आईएनसी के 3 बार प्रेसिडेंट थे, लेकिन इनॉग्रल सेशन के नहीं थे। ठीक है, इसको अच्छे से इसको याद रख लेना। यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 वाज अपोज्ड बाय गांधी जी बिकॉज इट। जो 1919 का रॉलेट एक्ट आया था उसको गांधी जी ने क्यों अपोज किया था, उसके 4 रीजंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ए बी सी डी। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। द फर्स्ट इज इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स। Option number B is allowed detention of political prisoners without trial. Option number C is divided Bengal into 2 provinces. Option number D is banned the Indian National Congress. तो इनमें से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए, तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है, एक एक करके अगेन मैं चारों ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा और तब तक आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स। तो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन से कोई नाता नहीं है। हालांकि जो टैक्सेशन ग्रीवेंसेस है वो एक सेपरेट इशू था, टैक्स को लेकर के उनको उनके अंदर कुछ
थी, कुछ अपोजिशन था लोगों के अंदर, लेकिन वो एक सेपरेट इशू हुआ करता था। रॉलेट एक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, द रॉलेट एक्ट हैड नथिंग टू डू विथ इकोनॉमिक लेवीज ऑन मर्चेंडाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। जो रॉलेट एक्ट था 1919 का, इसको बिना अपील बिना वकील का ही कानून बोला जाता था, बिना दलील बिना वकील बिना अपील का। क्योंकि इसमें किसी भी पॉलिटिकल कोई भी अगर है, कोई व्यक्ति है, अगर वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलता है तो बिना ट्रायल के उसको डिटेंशन में रखा जा सकता है, इसको अलाउ कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज डिवाइडेड बंगाल इनटू टू प्रोविंसेस। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में यह भी याद रखना है कि गांधी जी ने इसको एक काला कानून, ब्लैक कानून कहा था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक दो फैक्ट्स और बता देता हूं आपको यहीं पे। इसका जो ऑफिशियल नाम था, इस रॉलेट एक्ट 1919 का जो ऑफिशियल नाम था, उसका नाम आप नोट कर लीजिए, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था, ब्लैक कानून, ब्लैक एक्ट इसको नाम दिया था। और इसके ही रिस्पॉन्स में नेशन वाइड हमारे देश में सत्याग्रह इसके बाद हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस देखने के लिए मिला था, तुरंत इसका क्या प्रभाव हुआ था इस एक्ट के आने के बाद, आपने देखा होगा जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे इसके विरोध में, और वहां पे जनरल डायर के द्वारा उन पे गोली चला दी गई थी निहत्थे लोगों पे, राइट। तो वो आपको पता होना चाहिए था। और उसके बाद पूरे देश में सत्याग्रह शुरू हो गया था। और उसके बाद क्योंकि गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया था, तो गांधी जी ने उस सत्याग्रह को वापस भी ले लिया था। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जो कि इस एक्ट का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हैं, दैट इज डिवाइडेड बंगाल इनटू टू प्रोविंसेस। तो बंगाल को दो प्रोविंसेस में डिवाइड करने की वजह से या उसके लिए ये एक्ट नहीं था, सब कोई लेने देने से नहीं है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्ड इन 1905 एंड इट वाज अकर्ड अंडर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के दो हिस्से किए थे, बंगाल का पार्टीशन किया था। और उसके ही तुरंत बाद आपको देखने के लिए मिलता है क्या, स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें कि जो हमारी एजुकेशन है, हमारा जो एंटरप्राइज है और हमारा जो इंडस्ट्रीज है, उसको प्रमोट करने की बात की गई थी। और ब्रिटिश जितने भी गुड्स हैं उनको हम लोग बॉयकॉट करेंगे, ऐसी बात स्वदेशी मूवमेंट में की गई थी, राइट। और 7 अगस्त को ये किया गया था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और ये किसके रिस्पॉन्स में था, 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि लॉर्ड कर्जन के अंडर हुआ था, उसके कॉन्सिक्वेंस में था। ठीक है, अगला और आपका जो फोर्थ है, बैंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस तरीके से कभी बैन नहीं किया गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रॉलेट एक्ट 1919 के तहत इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करके उनको डिटेंशन में रखा करती थी, इंडिविजुअल को, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ वो ऐसे कुछ नहीं करते थे, बल्कि इंडिविजुअल के खिलाफ वो ऐसी चीजें किया करते थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद होना चाहिए था। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, तब तक मैं इसको पढ़ लेता हूँ। विच गवर्नर जनरल एंड रिफॉर्म पेयर इज करेक्टली मैच्ड। चार ऑप्शन हैं, एक तरफ है आपके गवर्नर जनरल और एक तरफ है आपके एक एक तरफ है रिफॉर्म्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से गवर्नर जनरल से संबंधित कौन सा पेयर या रिफॉर्म आपके लिए सही है इसमें। ठीक है, तो पहले है लॉर्ड डलहौजी, एवोल्यूशन ऑफ सती, लॉर्ड विलियम बेंटिक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, और लॉर्ड रिपन, परमानेंट सेटलमेंट। क्योंकि हमने पिछला ही क्वेश्चन किया था, तो आपको इसका आंसर तुरंत मालूम चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। लास्ट क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी, अबॉलिशन ऑफ सती, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की जब आप बात करते हो तो लॉर्ड ये जो सती सिस्टम था, अबॉलिशन ऑफ सती 1829 में हुआ था, राइट। और जो लॉर्ड डलहौजी है आपका, ठीक है, कहा गया ऑप्शन नंबर ए, हाँ, जो लॉर्ड डलहौजी है इससे संबंधित ही नहीं है, क्योंकि ये लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा किया गया था एबोल्यूशन ऑफ सती, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, राइट, यहाँ पे है। और जो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से मिसमैच किया गया है। लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था, और जिसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है, नोट कर लेना, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन से संबंधित अगर आपको एक दो चीजें याद रखनी है, तो आप इल्बर्ट बिल देख सकते हो, और उसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नेंस रिफॉर्म, ये भी लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ,
ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे मिसमैच है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है और एबॉलिशन ऑफ सती लॉर्ड विलियम बेंटिंग से है। ऑप्शन नंबर सी आपको पता ही है, सही है। यहाँ पे लॉर्ड रिपन से संबंधित है इल्बर्ट बिल और उसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नेंस के रिफॉर्म्स, और परमानेंट सेटलमेंट रिलेटेड है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ठीक है, ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्लोगन, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विच स्लोगन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। अगस्त 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो इन चारों में से कौन सा स्लोगन है जो उससे क्लोजली एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर ए इज जय हिंद, ऑप्शन नंबर बी इज वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर सी इज डू और डाई, और ऑप्शन नंबर फोर्थ इज स्वराज इज माय बर्थ राइट। अभी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में इसके बारे में देखा था, स्वराज इज माय बर्थ राइट, लोकमान्य तिलक ने इसको बोला था। तो आप इसका आंसर बताइए, तब तक मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में फैक्ट्स आपको बताता हूँ, और वो फैक्ट्स को आप लोगों को नोट भी कर लेना है। सबसे पहले लिखा हुआ है जय हिंद। जय हिंद वॉज एसोसिएटेड विथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी से एसोसिएटेड था, आईएनए को बोलते थे। ये गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं था, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज वंदे मातरम। वंदे मातरम को इस तरीके से नारा नहीं था, बल्कि एक रैलिंग क्राई था। एक रैली में हम लोग जब एक तरह से क्राई करते थे, वो था जो कि बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का था। राइट, जब हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चला, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। तो स्वदेशी मूवमेंट में जो हम लोग ने बात की कि हम ब्रिटिश गुड्स को हम लोग बॉयकॉट करेंगे और अपने एजुकेशन, अपने इंडस्ट्रीज और अपने एंटरप्राइज को हम लोग प्रमोट करेंगे, तो वहां पे वंदे मातरम की बात की गई। इस नारे को, इस क्राई को वहां पे दिया गया, रैलिंग क्राई था एक, और इसको कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, नोट करना ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन किसी अलग तरीके से भी आ सकता है। तो इसको कंपोज किया गया था वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और स्वदेशी मूवमेंट का एक रैलिंग क्राई हुआ करता था वंदे मातरम। डू और डाई, डू और डाई गांधी जी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा, और ये दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 के समय पे, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जब किया गया, तो यहाँ पे गांधी जी का नारा था डू और डाई। ये वही गांधी जी हैं जो पिछले अपने आंदोलन में अहिंसा का रास्ता अपनाते थे, लेकिन यहाँ तक आते आते अब गांधी जी को महसूस हो गया था कि अब हमारी जनता इतनी मेच्योर है कि वो आंदोलन को हैंडल कर सकती है। और अब वो मूवमेंट है जब उनको दिख रहा था कि पूरे ग्लोबली अगर आप देखोगे तो जितना भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वो सारी वीक पड़ रही थी इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी अपने अंतिम चरणों पर चलने वाला था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था यहाँ पे। तो ब्रिटिश कॉलोनीज पूरे वर्ल्ड वाइड कमजोर पड़ रही थी। तो ये एक सही मूवमेंट गांधी जी को लगा, और यहाँ पे डू और डाई का नारा उन्होंने मौका देख करके दिया, और ये काफी इंपैक्टफुल रहा हमारे देश की आजादी के लिए बाद में। ठीक है, 8 अगस्त 1942। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, गांधी जी गिव द कॉल ऑफ डू और डाई, करो या मरो हिंदी में बोलते हैं, एट एआईसीसी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, उसका सेशन हुआ था बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को, तो वहां पे करो या मरो का नारा दिया गया था। और नाउ अबाउट स्वराज इज माय बर्थ राइट, दिस इज द फेमस declaration of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak that we just talked about in second or third question, I think so. It was not associated anyhow with Gandhiji or the 1942 movement, right? So let us have a look at some important key facts of this question. तो यहाँ पे आपको कुछ key facts याद रखने हैं, आप इसको नोट भी कर लेंगे। 8 अगस्त 1942 तब ये एआईसीसी का यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन इसको लॉन्च किया गया था। इसका स्लोगन था डू और डाई, करो या मरो, और इसका रिजल्ट ये रहा था कि इससे बहुत मास अरेस्ट हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में अरेस्ट हुआ था। और यहाँ पे गांधी जी वॉज इंटर्न इन आगा खान पैलेस, आगा खान पैलेस में गांधी को इंटर्न कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट एक तरीके से कर लिया गया था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज आपकी छूट रही होगी, तो क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव तो है नहीं, तो आप इसको बैक जा करके वो लाइन को दोबारा सुन करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। What did the cabinet mission plan of 1946 propose? देखो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे लिख के भी ला सकता था, जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं आपको नोट करने को बोल रहा हूँ, उससे होगा ये कि आप लोग केवल वीडियो देखते रह जाओगे, आप नोट नहीं करोगे और वो छूट जाएगा कहीं ना कहीं, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप नोट करो इसको खुद से, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर छूट रहा है तो आप रिपीट करो, पीछे जाओ और देखो उसको, नोट करो अपने हाथ से। जब अपने हाथ से नोट करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसका आंसर आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। व्हाट डिड द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 प्रपोज?
1946 के कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या इन चारों में से प्रपोज किया था, आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने, आंसर बताओ चारों ऑप्शंस को देख करके। मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस को डिस्क्राइब करता हूँ। पहला ऑप्शन है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इमीडिएटली। क्या 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में ये प्रपोजल था कि हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए इमीडिएटली भारत के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो कैबिनेट मिशन डिड नॉट ग्रांट इमीडिएट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, राइट। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो इमीडिएटली इंडिपेंडेंस की बात नहीं करता था। जो इमीडिएटली इंडिपेंडेंस की बात थी दैट केम बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जो 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया उसमें इंडिया को इमीडिएटली आजाद करने की बात की गई थी, न कि इसमें की गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अ थ्री टीयर फेडरल स्ट्रक्चर विद अ वीक सेंटर। तो क्या इसमें एक भारत के लिए एक थ्री टीयर फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी जिसका कि एक सेंटर होगा जो कि कंपेरेटिवली वीक सेंटर होगा? तो हाँ, तो इस कैबिनेट मिशन प्लान में यही बात की गई थी। इसमें एक प्लान प्रपोज किया गया था जिसमें कि थ्री टियर फेडरल स्ट्रक्चर होगा। थ्री टियर में क्या होगा कि आप लगा लो सबसे बीच में, आप यहाँ पे सेंटर देख लीजिए, एक सेंटर होगा जो कि कंपेरेटिवली वीक होगा, जिसके पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के इश्यूज इसके पास रहेंगे। तो देश से संबंधित डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है और कम्युनिकेशन है, उससे संबंधित इश्यूज इसके पास रहेंगे। उसके बाद का ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस इसके बाहर आएगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस में भारत को डिवाइड किया गया था, जिसमें जितने प्रोविंसेस थे उनको प्रोविंसेस ए, प्रोविंसेस बी, प्रोविंसेस सी, इस तरीके से ग्रुप में तीन एक तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, प्रोविंसेस ए, प्रोविंसेस बी, प्रोविंसेस सी में। उसके बाद जो लास्ट में आया था यहाँ पे, जो थर्ड ईयर था बाहर का, उसमें क्या था? उसमें था एक इंडिविजुअल प्रोविंस, मतलब उसमें इंडिविजुअल प्रोविंसेस की बात की गई थी। और ये एक यूनाइटेड इंडिया था विद अ डेलिबरेटली वीक सेंटर। इस तरीके से इंडिया को यूनाइट किया जाएगा जिसमें एक सेंटर होगा, बाहर उसका ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस होगा, ए, बी और सी में डिवाइडेड रहेंगे, और उसके बाहर इंडिविजुअल प्रोविंसेस रहेंगे जो किसी भी ग्रुप में नहीं होंगे, राइट। तो इस तरीके से एक थ्री टीयर फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको प्रपोज किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 में। पार्टीशन ऑफ इंडिया इंटू टू डोमिनियंस, क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया इंटू टू डोमिनियंस था? बिल्कुल भी नहीं था। तो ये किसमें था? पार्टीशन ऑफ इंडिया इंटू टू डोमिनियंस, ये आपका जो माउंट बैटन प्लान आया था जून 1947 में, तो उसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया को दो डोमिनियंस में बात कर पार्टीशन करने की बात इसमें की गई थी, राइट। उसके अलावा जो फोर्थ आपका डायरेक्ट इलेक्शंस टू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि डायरेक्ट इलेक्शंस टू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दैट वॉज फॉर्म्ड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबलीज। जितनी प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को की मनाही करता है, को अबॉलिश करता है, और किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी हो रही है तो इसको उसको करने की भी मनाही करता है? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 15, 17 और 18। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है। सेकंड आपका सिटीजनशिप आती है। थर्ड जो पार्ट है वहां पे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक होते हैं, राइट। 12 से 35 तक आपके यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें जो पहला ही फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, दैट इज फ्रॉम 14 टू 18, राइट। तो आर्टिकल नंबर 14 किसकी बात करता है? इट गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किया जाएगा, यानी कि समान लोगों के साथ समान कानून, असमान लोगों के साथ असमान कानून, इसका यहाँ पे पालन किया जाएगा। और इस उसके अलावा इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की जाएगी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है। अब जैसा कानून बन गया उसके समक्ष अब सभी लोग समान है, ये बात आर्टिकल 14 में की गई है। आर्टिकल 15 इज ऑल अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। पांचों चीजें नोट कर लो। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये ग्राउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन पांचों बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये भी यहाँ पे बात की गई है। आर्टिकल 17 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड मेक्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म अ पनिशेबल ऑफेंस, राइट।
आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी होती है तो इसको पनिशेबल ऑफेंस ही बनाता है। ठीक है। इट वाज एनफोर्स्ड थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसको आप नोट कर सकते हो, 1955 का प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ 1955, इसके तहत इसको एनफोर्स किया गया। ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 इट टॉक्स अबाउट और इट गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको जीने का अधिकार और आपकी पर्सनल लिबर्टी का अधिकार भी आपके पास है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति से उसका जीवन नहीं छीना जा सकता है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है लॉ में, किसी व्यक्ति ने अपराध किया उसको फांसी की सजा दी जाएगी अगर है उस अपराध के लिए सजा, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति से उसका जीवन छीना जा सकता है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जहां पे आप किसी व्यक्ति का जीवन छीन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 14, 15, यहाँ पे अगर आप 16 की बात करोगे तो 16 इज ऑल अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, सरकारी जो रोजगार है वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दी जाएगी, इसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 16। 17 यहाँ पे लिखा है और 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की आप अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल नहीं लगाएंगे, जैसे महाराजा, राजा, आप टाइटल्स यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डिफेंस पर्सनल है तो आप डिफेंस के टाइटल्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है पीएचडी करके तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगा सकते हैं, और कोई भी ऐसे टाइटल्स आप यहाँ पे अपने नाम के आगे नहीं लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाला, क्वेश्चन नंबर 7, विद स्टेटमेंट्स अबाउट डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर करेक्ट। तो तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है डीपीएसपी के बारे में। तो पहला है दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, ये नेचर में जस्टिसेबल है, कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 31। और अगला है आपका इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, आपको ये बताना है। मैं लेजर पॉइंटर यूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पेन दिख नहीं रहा उसमें। ठीक है, तो ये है आपका। तो इन तीन स्टेटमेंट्स में से क्या सही होने वाला है डीपीएसपी के बारे में। सबसे पहले डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक भाग 4 में फंडामेंटल राइट्स के बाद संविधान में बात की गई है इनकी। ठीक है, तो जब ये अधिकार और ये ड्यूटीज, सॉरी, ये अधिकार राज्यों, जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से बांटे जा रहे थे, तो उस टाइम पे अधिकार बनाए गए और कुछ अधिकार ऐसे रखे गए जिनका अगर उल्लंघन किया जाता है तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी भी चीजें हैं अगर उनको आपके लिए ना किया जाए तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हैं। तो जिनके खिलाफ आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 12 टू 35। और जिनके खिलाफ आप कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते अगर स्टेट आपके लिए कोई चीज नहीं कर रहा है, आर्टिकल नंबर 36 से 35, 36 से 51 के बीच में जितने प्रोविजंस लिखे गए हैं वो एक राज्य को आपके लिए करना चाहिए। अगर राज्य आपके लिए वो काम नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि राज्य हमारे लिए नहीं कर रहा है। हालांकि ये बात जरूर है संविधान में कि ये चीजें लिखी गई हैं, तो राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा तो इन डीपीएसपी को ध्यान में रख करके ही कानून बनाएगा, तो उसके लिए एक आइडियल, एक आदर्श के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट 1 है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। तो आप इसका क्या आंसर लगाओगे पहले वाले का, क्योंकि आप इनके खिलाफ कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हो, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग होने वाला है। इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। कंटेंट इन पार्ट 4 तो बिल्कुल सही है। इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी सही है। तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, वहां से इंस्पायर्ड है। तो स्टेटमेंट्स नंबर 2 एंड 3 आर करेक्ट, सो 2 एंड 3 इज इन ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is not a fundamental duty under Article 51A? तो पहले पार्ट 3 में हमने देखा फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में आपके आते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं इनको, डीपीएसपीज, और उसके बाद आपके आते हैं आर्टिकल 51A में 4A जो आपका पार्ट है उसमें आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, कि आपके पास
केवल अधिकार नहीं है बल्कि आपके पास अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य भी हैं, आपको इन कर्तव्यों का पालन भी करना है, ड्यूटीज को भी करना है। करंटली ये ड्यूटीज 11 है, लेकिन पहले ये 10 हुआ करती थी, राइट। अभी 11 है, पहले ये 10 हुआ करती थी। इनको देखते हैं अभी आगे। तो आप पहले इसको देखो कि इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज जी के अंतर्गत। ठीक है, 51A क्लॉज जी। क्लॉज जी कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में जी लिख दोगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, 51A क्लॉज जी के अंतर्गत ये है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज एच के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज एच के अंतर्गत। उसके बाद सी है आपका, टू वोट इन एवरी जनरल इलेक्शन। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी बट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल नंबर 326 उसके अंदर आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन ये कोई ड्यूटी नहीं। अगर आप चाहे तो ना दें, चाहे तो दे दें। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 326 में इसकी बात की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इज टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। तो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, उसकी रक्षा करनी है, तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, दैट इज अंडर आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज जे। ठीक है, इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था। अब जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल नंबर 51A के अंदर, तो ओरिजिनली ये 10 हुआ करती थी, अभी तो 11 है, लेकिन ओरिजिनली ये 10 थी। और इनको जो इसकी जो 11th ड्यूटी है, जो अब 11 है, तो 11th वाली है, 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत उसको यहाँ पे ऐड किया गया था, राइट। दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है, वो 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 11th ड्यूटी के तौर पे इसको ऐड किया गया था। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये ओरिजिनली संविधान में नहीं थी, इनको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इनको ऐड किया गया था। ठीक है, सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। What is the minimum age required to become president of India? अब देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र के तौर पे तो एलिजिबल हैं। ठीक है, 25 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल, आंसर कर लीजिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो जब आप पार्लियामेंट को देखते हो हमारे देश में, तो पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं, एक आपकी लोकसभा, एक आपकी राज्यसभा और एक आपका राष्ट्रपति। तो लोकसभा इज द लोअर हाउस, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज भी कम होता है, तो 25। ठीक है, आर्टिकल नंबर 84 में इसकी बात की गई है। तो लोकसभा का मेंबर, क्योंकि ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस है और इसमें जाने के लिए एज कम से कम चाहिए, तो 25 एज। 35। अब पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, दैट इज राज्यसभा, सीनियर हाउस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, 5 साल के। उसके अलावा फिर इन सभी का प्रिंसिपल, पार्लियामेंट का जो मेन है ऊपर, वो कौन है, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट का थर्ड ऑर्गन। तो राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर्स की एज चाहिए होती है। आप सभी की एज अगर 35 है तो आप एलिजिबल हो, नहीं है तो आप नहीं, राइट। तो 5-5 साल का आपको इसमें अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। और 40 ईयर्स की एलिजिबिलिटी किसी भी इस तरीके से पोस्ट में भारत के संविधान में नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 58 के तहत 35 ईयर्स ऑफ एज राष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है भारत देश में तो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। और अगर ऐसे कभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए पूछे तो वहां पे 35 चाहिए, अगर राज्यपाल गवर्नर के लिए पूछ ले तो वहां पे भी 35 चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही था इस क्वेश्चन में, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है कि विच बॉडी कंट्रोल्स द सुपरिंटेंडेंस एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि संसद और राज्य विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, उनको सुपरिंटेंडेंस उसका कौन करती है, उनको कौन कंडक्ट करती है, कौन सी बॉडी, आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में आंसर इलेक्शन के बारे में है। तो यूपीएससी तो करेगा नहीं। यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को कंडक्ट कराता है, राइट, इलेक्शन से नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली फाइनेंस के बारे में देगा। फेडरल जो हमारा फिजिकल कंसोलिडेशन है, उन सब चीजों के बारे में बात करेगा और फिजिकल फेडरलिज्म को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, राइट, तो ये काम करेगी नहीं। तो एनएचआरसी की स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में ये चीजें देखती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है।
ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो हो सकता है कि ये केवल केंद्र के चुनाव को देखता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राज्य विधानसभा के चुनाव को भी देखता है, उनको भी कंडक्ट कराता है, उसके साथ साथ केंद्र के चुनाव को भी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, ऐसा मत सोचना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य विधानसभा के चुनाव कराएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो राज्य विधानसभा के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 324 में इसकी बात की गई है। ठीक है, 324। और हम लोग 25 जनवरी को इसको स्टैब्लिश किया गया था इस बॉडी को, तो इसलिए हम लोग नेशनल वोटर्स डे भी 25 जनवरी को हर साल मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ज्योग्राफी के, से थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसका आंसर करो। हम्म अगला क्वेश्चन है, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय विच नेम व्हेन इट फ्लोज थ्रू तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर जब तिब्बत से आती है तो इसको इन चारों में से शांगपो, जमुना, दिहांग और आपका लोहित, इनमें से कौन सी नदी इसको बोला जाता है? ठीक है, जब भी तिब्बत से आती है। तो आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से आती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, फिर आसाम में आती है, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तो जब ये चाइना यानी जब वो तिब्बत से आती है, जो कि चाइना के पास का भाग है इस समय पे, ठीक है, जब यहाँ से आती है तिब्बत से, तो इसको ओरिजिन भी इसका वही होता है, तो इसको वहां पे क्या बोलते हैं, यारलुंग स्टांगपो बोला जाता है। ठीक है, यारलुंग स्टांगपो या फिर केवल सांगपो इसको आप बोल सकते हो। तिब्बत या चाइना में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है वहां पे, वहां से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टांगपो, ऑप्शन नंबर ए। जमुना, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इट इज कॉल्ड एज जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दिहांग, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसको यहाँ पे दिहांग बोला जाता है। ठीक है, दिहांग, और कभी कभी इसको सियांग भी बोलते हैं। तो दिहांग और सियांग इसको, जब ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एंटर करती है, तो यहाँ पे इसको दिहांग घाट से एंटर करती है, तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है, सियांग बोला जाता है। उसके अलावा लोहित है। लोहित जो रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये आसाम में ट्रिब्यूट करती है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र चलती चली आ रही है, आसाम में आकर के इसमें लोहित रिवर मिल जाती है, तो लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ना कि इसका कोई नाम है। उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which Assam National Park is UNESCO World Heritage Site famous for the one horned rhinoceros? आसाम का कौन सा नेशनल पार्क है जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और वो वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए इम्पोर्टेंट के लिए फेमस भी है? काजीरंगा, मानस, नामदफा या फिर दिब्रू साइखोवा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहला ऑप्शन, आपने आंसर तो कर ही लिया अभी तक। पहला ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, WHS बोलेंगे इसको हम लोग। और 1985 में इसको WHS घोषित किया गया था। और इट होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस। दुनिया के सबसे ज्यादा संख्या में वन हॉर्न राइनोसेरोस आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इस नेशनल पार्क में आपको टाइगर्स, एलिफेंट्स या फिर वाटर बेफेलोज भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में आपको वन हॉर्न राइनोसेरोस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला है आपका मानस नेशनल पार्क। ये भी आपका आसाम में है, और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बट ये वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इट इज नोन फॉर गोल्डन गोल्डन लंगूर। यहाँ पे गोल्डन लंगूर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और पिग्मी हॉक भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगला है आपका नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इट इज नोन फॉर क्लाउडेड लेपर्ड्स एंड स्नो लेपर्ड्स। यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये आसाम में नहीं है। अगला है आपका दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये भी आसाम में लोकेटेड है, लेकिन ये वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए नहीं, बल्कि इट इज नोन फॉर फेरल हॉर्सेस, इसके लिए ये फेमस है। ठीक है, और ये भी क्या बोलते हैं, आसाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, 1985 में इसको WHS यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया था यूनेस्को की। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, विच सॉइल टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन एंड डोमिनेट्स द डेक्कन प्लेटियो? भारत में
इनमें से मतलब जो डेक्कन प्लेटो है, कौन सी जो सॉइल टाइप है उसको डोमिनेट करती है इसमें से, और वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है एक तरीके से, राइट। तो एलुवियल, लेटेराइट, ब्लैक सॉइल या फिर रेड सॉइल, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है इसका आप आंसर कर लीजिए, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल इंडियन सॉइल। सबसे ज्यादा फर्टाइल जो इंडियन सॉइल है दैट इज एलुवियल सॉइल। इट इज फाउंड इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी एलुवियल सॉइल। और ये गेहूं के लिए, चावल के लिए काफी ज्यादा सुटेबल मानी जाती है, ना कि कॉटन के लिए। अगला है आपका लेटराइट सॉइल। तो ये आपको हाई रेनफॉल एरियाज में देखने के लिए मिल जाएगी लेटराइट सॉइल। ये चाय, कॉफी इन सब के लिए आपको सबसे ज्यादा सुटेबल मानी जाती है। केरला, कर्नाटका, इन हाईलैंड्स पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारी जो क्रॉप्स होती है उनके लिए पुअर मानी जाती है, लेकिन चाय, कॉफी इन सब के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके अलावा आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर भी बोलते हैं। तो रेगुर इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। इसको हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, एक हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी वाली सॉइल होती है ये। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अलावा मैग्नीशियम, और उसके अलावा पोटाश और लाइम इसमें रिच होते हैं। ये इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये जो कि कॉटन के लिए एक आइडियल कंडीशन को पैदा करते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, या कुछ जो पार्ट्स हैं आपके आंध्र प्रदेश के, वहां पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगली है आपकी रेड सॉइल। जो रेड सॉइल है ये बेसिकली तमिलनाडु, उड़ीसा इन जगहों पे, या फिर कुछ कर्नाटका के पार्ट्स है वहां पे देखने के लिए मिलेगी। रेड सॉइल में आपको आयरन ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, इसलिए इसका कलर भी रेड होता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस आपको कम देखने को मिलता है, या इसकी कमी होती है इसमें, राइट। तो आयरन की मात्रा ज्यादा, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है इसमें। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ चारों सॉइल्स को एक एक करके, आप देखना, जो छूट गया उसको नोट कर लेना। एलुवियल सॉइल की बात आप करोगे तो ये वीट, राइस और शुगर की इन सब के लिए बेस्ट, इन क्रॉप्स के लिए मोस्ट सुटेबल है। और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में पाई जाती है एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल जो कि कॉटन सॉइल या रेगुर भी बोलते हैं, कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है दक्कन प्लेटो में। रेड सॉइल मिलेट्स के लिए और ग्राउंडनट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तमिलनाडु, उड़ीसा इन सभी पार्ट्स में पाई जाती है रेड सॉइल। उसके अलावा लेटराइट सॉइल जो कि आपके टी, कॉफी, कैशियो जो होते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और एक केरला और वेस्टर्न घाट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इसमें से और छूट गया हो तो आप आगे जाकर के बाद में रिपीट करके देख लेना, नोट कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मौसम भी चल रहा है आजकल। द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया जनरली अराइव्स एट द केरला कोस्ट बाय। जो साउथ वेस्ट मानसून है इंडिया में, वो केरला कोस्ट पे कब तक आ जाता है आपको ये बताना है। 1 मार्च, 15 अप्रैल, 1 जून या 15 जुलाई। आंसर आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो जो 1 मार्च का टाइम है ये एक प्री मानसून का टाइम होता है। इस समय तक मानसून हमारे देश में एंटर नहीं किया होता है। हमारे देश में जो साउथ वेस्ट मानसून है केरला से एंटर करता है। ठीक है, और 1 मार्च को नहीं करता क्योंकि प्री मानसून पीरियड है। ठीक है, ड्राई सीजन है केरला में। 15 अप्रैल, 15 अप्रैल अभी भी यहाँ पे मानसून नहीं आया हुआ है, राइट। और स्टिल इट इज ब्रूइंग ओवर द इंडियन ओशन। अभी भी इंडियन ओशन के ऊपर ही घूम रहा है मानसून। भारत में अभी तक नहीं आया है, मिड अप्रैल तक भी, राइट। इसको भी आप एक तरीके से प्री मानसून बोल सकते हो। अगला है आपका 1 जून। 1 जून को एक वो डेट मानी जाती है जब आइडियली इस डेट पे भारत में केरला कोस्ट पे मानसून एंटर कर जाता है, राइट। साउथ वेस्ट मानसून इसको बोलते हैं, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ऐसे करके आ रहा होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून इसको बोला जाता है। और ये नॉर्थ वर्ड्स बढ़ रहा होता है, और यहाँ से दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। एक इसकी अरेबियन सी वाली शाखा जाती है, और एक इसकी बे ऑफ बंगाल वाली शाखा चली जाती है। दो दो ब्रांचेस में यहाँ से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद मिड जुलाई तक आते आते लगभग 1.5 महीने में ये पूरे भारत को कवर कर लेता है। और जैसे जैसे भारत के नॉर्दर्न पार्ट से चलता चला जाएगा, इसके अंदर से मॉइस्चर कम होगा और वहां जाके बारिश से कम कराए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 15 जुलाई तक ये पूरे देश में कवर हो जाता है, तो 1 जून को ये आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना था। आगे बढ़ते हैं। As per the Economic Survey 25-26, India's GDP growth for financial year 25-26 was estimated at। हमेशा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का जो साल गुजर रहा है या जो लास्ट ईयर था उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे आता है, और जो आने वाला साल होता है उसके लिए बजट को पेश किया जाता है। और दोनों को एक दिन के अंतराल में पेश करते हैं। पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे और अगले दिन बजट पेश किया जाता है।
तो इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी बात की जाएगी वो जो साल गुजर गया है, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके बारे में बात की जाएगी। बजट में आने वाले साल के बारे में बात की जाएगी। तो एक डाउट यहाँ पे आपको हो जाएगा कि सर जब इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का है तो 25-26 के जीडीपी ग्रोथ के लिए एस्टिमेशन क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? तो उसके एस्टिमेशन में क्यों पूछा जबकि डेटा हमारे पास होगा ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे तो इसको एग्जैक्ट डेटा पूछना चाहिए, तो फिर एस्टिमेशन क्यों पूछ रहा है पिछले साल के लिए भी? इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जब इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जा रहा है जनवरी के लास्ट डे पे, ठीक है, तो उस समय पे हमारे पास फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के अभी भी 2 महीने बचे हुए हैं, फरवरी और मार्च बचा हुआ है, और खत्म होने से पहले ही हम इसको पेश कर देते हैं। तो एक एस्टिमेशन होता है कि अभी तक के डेटा के अनुसार जो डेटा अभी तक चल रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 10 महीनों में जो डेटा चलता चला आया है, अगर यही चलेगा तो अगले 2 महीनों के बाद जब हम डेटा निकालेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ हो इस फाइनेंशियल ईयर में इतने से ग्रो होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, एस्टिमेशन लिखा गया। और जब मार्च में आएंगे तो मार्च में हमारे पास एक एग्जैक्ट डेटा होगा कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारी जीडीपी कितने से ग्रो करी थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एस्टिमेशन पूछा गया। तो आपको बताना है कि उन्होंने जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया तो कितना एस्टिमेशन उन्होंने लगाया था फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, ठीक है। 6.4, 6.8, 7.4 या 8.2, इसका तो डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो अगर आपको याद है तो। 7.4 इसके लिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ठीक है। 29 जनवरी 2026 को रिलीज किया गया था ये सर्वे, और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए एस्टिमेशन था कि 7.4% से हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रो करेगा। और इसके लिए ग्रोथ ड्राइवर्स, हो सकता है सवाल बन जाए आपसे कि इसके लिए पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ ड्राइवर्स क्या थे, यानी कि मेन सेक्टर कौन कौन से थे जिन्होंने ग्रोथ को आगे बढ़ाया है, एक्सेलरेट किया है। तो प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं, ऐसा इसमें माना गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई's एमपीसी kept the repo rate unchanged at which level in its अगस्त 2026 मीटिंग। जो आरबीआई की एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। नोट करना है इस चीज को, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सिनॉप्सिस बनाना है, सिनॉप्सिस। एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के और 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं। और ये लिक्विडिटी को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए हर 2 महीने में मीटिंग करते हैं, और एमपीसी की मीटिंग इसको बोलते हैं। इसमें ये रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, ये जितने भी रेट्स होते हैं जो कि लिक्विडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको रेगुलेट करने वाले रेट्स को तय करते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया यहाँ से? एमपीसी की मीटिंग बाई मंथली होती है, यानी कि एक साल में 6 बार होती है। 6 इसके मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कितना रेपो रेट रखा, ठीक है। तो रेपो रेट पिछले कई समय से सेम चलता चला आ रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5.25 इन्होंने इसी को इन्होंने मेंटेन किया अगस्त 2026 की मीटिंग में भी, 5.25, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रेट्स भी आपको बता देता हूँ। देखो पहले तो रेपो रेट का मतलब आपको बताना चाहिए। रेपो रेट मतलब क्या होता है? री परचेजिंग ऑप्शन, ठीक है। री परचेजिंग ऑप्शन रेट इसको बोला जाता है, रेपो रेट, ठीक। और इसके अलावा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट होता है, एक होता है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ होता है आपका, ठीक है। एक होता है आपका एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक होता है आपका बैंक रेट। ये सारे रेट होते हैं जो लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए इन रेट्स को तय किया जाता है। तो रेपो रेट जिसको पॉलिसी रेट बोलते हैं, 5.25 पे इन्होंने इसको रखा। उसके अलावा एस डी एफ जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसको 5% पे रखा इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एनएसएफ 5.50 रखा इन्होंने, और बैंक रेट को रखा इन्होंने 5.50%, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो एमपी का स्टांस था इसमें न्यूट्रल स्टांस था। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, आपको पता है आरबीआई के समय पे, और ये मीटिंग हुई थी अगस्त 2026 वाली। ये 62nd एमपीसी मीटिंग थी अभी तक की, ठीक है। 62वें नंबर की मीटिंग थी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन बजट 2026-27, द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट वाज बजटेड टू डिक्लाइन टू व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अभी आपको मैंने बताया कि बजट अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो यूनियन बजट 2026-27 में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के कितने परसेंटेज तक रखा गया, यानी कि जीडीपी का कितना परसेंटेज हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होगा, इसको रखा गया, और जो कि पिछले साल की अपेक्षा डिक्लाइनिंग पे है, डिक्लाइन है, कम किया गया, राइट। तो
अगर फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है यानी कि ये अच्छी बात होती है, ठीक है, इससे हम फायदे में जा रहे हैं। देखो डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट मतलब घाटा, जहां पे आपकी इनकम कम हो रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, उसको बोलेंगे डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो जाएगा, एक तरीके का घाटा है जिसमें गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, और जो उनकी टोटल रिसीट्स है यानी कि जो इनकी इनकम है वो कम है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट। लेकिन ध्यान रखना, टोटल रिसीट्स में भी हम लोग उधार को एक्सक्लूड करते हैं, राइट। तो जो टोटल रिसीट्स, जो टोटल कमाई हो रही है गवर्नमेंट की, उधार वाली कमाई को हटा दो, उसके अलावा जितनी भी कमाई हो रही है उसको हम लोग माइनस करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में से, और हमारा फिजिकल डेफिसिट निकल के आ जाता है। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है 2026-27 के लिए जीडीपी का कितना परसेंट रखा गया है, तो इट इज 4.3%। ठीक है, इतना रखा गया है। 2026-27 का ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा 4.3%। ठीक है, चलो। और लास्ट ईयर का अगर आपसे पूछ ले 2025-26 का कितना था, तो वो 4.4 था। तो 0.1% कम करके इसको 4.3 कर दिया गया है इस बार के लिए। ठीक है, तो ये फिजिकल कंसोलिडेशन को कहीं ना कहीं सिग्नल करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेपो रेट, इनमें से कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है रेपो रेट की, आपको बताना है। रेपो रेट देखो वो होता है जिसमें आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा उधारी पे देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। जिस रेट पे देता है उस रेट को रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है, और इसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी जा, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास लोग रख देंगे, और आरबीआई उनको लोन दे देगा, उसके बदले पैसे दे देगा। तो जी सेक्स इनको बोला जाता है, जी सेक्स, जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास रखेंगी और आरबीआई उनको पैसा देगा, लैंड करेगा पैसा, और जिस रेट पे करेगा उसको रीपरचेजिंग ऑप्शन यानी कि रेपो रेट इसको बोला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लैंड टू ईच अदर ओवरनाइट, तो जो कमर्शियल बैंक्स एक दूसरे को ओवरनाइट के लिए लोन देते हैं, जिस रेट पे देते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको कॉल मनी रेट बोला जाता है, CMR। ठीक है, कॉल मनी रेट इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाले को कॉल मनी रेट बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक्स मस्ट कीप विथ द आरबीआई। तो बैंक्स जो अपने डिपॉजिट का कुछ एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास रखते हैं, उसको CRR बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो इसको बोला जाता है। और अगला है आपका डी, द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। मतलब वैसे तो रिवर्स रेपो रेट होता है, RRR बोला जाता है इसको, रिवर्स रेपो रेट, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट के द्वारा इसको डिपॉजिट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा है उसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट, वॉट, एम्पियर या ओम। वोल्ट सभी को पता है, वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है। वॉट आपकी पावर की ऐसा यूनिट होती है, राइट। वाट क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाट बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो इस ये पावर की होती है वाट। एम्पियर जो होता है आपका, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एम्पियर। इसको एक क्या बोलते हैं, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, राइट, एंड्रे मैरी एम्पियर, उनके नाम पे ही इसको रखा गया है। तो 7 एसआई बेस यूनिट्स होती हैं, एसआई बेस यूनिट्स टोटल टोटल कितनी होती है, 7 होती है, उन 7 में से एक होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी है आपका ओम, तो जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ओम रखा गया है। ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की होती है, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है आपका, विद्युत प्रतिरोध होता है, तो उसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी ओम। ठीक है, तो ओम लॉ क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी आई, वी अपॉन आई। ठीक है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई इज ओम लॉ, और जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे इसकी जो यूनिट है उसको ओम बोला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लोग। Which gas is present in the highest concentration among all greenhouse gases in the Earth's atmosphere? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन
के तौर पे कौन सी गैस प्रेजेंट है आपको बताना है, ठीक है। कौन सी गैस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको बताना है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन सी गैस में है एटमॉस्फेयर में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर वेपर। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने CO2 लगा दिया होगा, तो CO2 नहीं। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वाली गैस कौन सी है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो वो हो जाएगी आपकी वाटर वेपर, H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना ही था इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड CO2 इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट, वाटर और CO2 का यूज करके? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फर्मेंटेशन, इसको क्या बोला जाता है? देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज किया जाता है। C6H12O6 इसको ब्रेक डाउन किया जाता है और CO2 और H2O एक प्रोडक्ट के तौर पे इसमें निकल के आते हैं, ना कि इसमें कोई रिएक्टेंट्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन इसका सही आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज तोड़ते हैं और एनर्जी निकलती है, CO2 निकलती है, वाटर निकलता है उसमें एज ए प्रोडक्ट, नॉट एज ए रिएक्टेंट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे CO2 और वाटर क्या है? रिएक्टेंट है, तो रेस्पिरेशन इसका आंसर नहीं होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट लीव्स एंड स्टेम्स। जो पौधे की पत्तियां और तने होते हैं वहां से वाटर वेपर का लॉस होना ट्रांसपीरेशन कहलाता है, जो कि एक एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें क्लोरोफिल का यूज किया जाता है और इसमें पानी का यूज किया जाता है और एनर्जी का यूज किया जाता है, राइट। इसमें जो पानी है, एनर्जी है और सनलाइट है, इसको रिएक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है और इनका यूज करके इसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है, राइट। तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी, तो ये आपका बनाते हैं C6H12O6 प्लस CO प्लस O2 6O2, राइट। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ते हैं और पानी और CO2 और एनर्जी में बनता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में पानी और CO2 और सनलाइट एनर्जी को यूज करते हैं रिएक्टेंट के तौर पे, फिर हम लोग उसमें ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। हम मतलब प्लांट्स बनाते हैं। तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे की उल्टी है। और फर्मेंटेशन तो वो प्रोसेस है जिसके द्वारा इथेनॉल बनाया जा रहा है, फर्मेंटेशन किण्वन बोलते हैं हिंदी में। इसमें जो अनएरोबिक ब्रेकडाउन है शुगर का, वो किया जाता है, ठीक है। शुगर का अनएरोबिक ब्रेकडाउन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही किया जाता है और इसके द्वारा ईस्ट प्रोड्यूसिंग इथेनॉल इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें कोई भी सनलाइट इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Which vitamin is synthesized by the human body via sunlight exposure? जब सनलाइट का एक्सपोजर आपकी बॉडी को होता है, सूर्य की रोशनी में आप जाते हो, तो कौन सा विटामिन इसमें से सिंथेसाइज किया जाता है आपकी बॉडी के द्वारा? एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। देखो हिंट भी दे दी है कि इसकी डेफिशिएंसी से आप बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। तो बड़ा आसान सा हो गया ये तो। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। और जब आप प्रकाश की उपस्थिति में जाते हो तो वहां पे आपकी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, रतौंधी हिंदी में बोला जाता है। विटामिन B12, इसकी डेफिशिएंसी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्नीशियस एनीमिया से हो जाता है, राइट, विटामिन B12 की कमी से। उसके अलावा विटामिन सी, यहाँ से स्कर्वी रोग हो जाता है और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से पेरी हो जाता है, ठीक है। और विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनोल, नाम याद कर लेना, विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं। और विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। विटामिन B12 इसको बोला जाता है कोबलामिन। और विटामिन सी इसको एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी इसको कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखना। विटामिन डी की कमी से चिल्ड्रन में
रिकेट्स का रोग हो जाता है, और जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है इससे, ठीक है, दोनों हड्डी के रोग हैं। तो बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में, एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया ऐसे हो जाता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। और विटामिन के भी होता है एक, विटामिन के की कमी से उसमें पुअर ब्लड क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? इतना इजी सवाल है, एबीसीडी में से आपको बताना है कि जो कॉमन सॉल्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है टेबल सॉल्ट का। तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी NaCl है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा इसको बोला जाता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि सोप मैन्युफैक्चरिंग में और पेपर इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। सेकंड इज Na2CO3। Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, इट इज वॉशिंग सोडा used in glass, paper and textile industries, and also used to soften the hard water। जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। NaCl we have already talked about it, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट इसको बोला जाता है, राइट। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा इसको बोला जाता है, इसको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट। और इसको ये एक एंटा एसिड के तौर पे भी यूज किया जाता है, राइट। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आप इसको नोट करते हुए चल रहे हो, बिना नोट किए मत चलना आगे, ठीक है। 24th क्वेश्चन क्या है, करंट का सवाल। अभी हाल ही में इसमें से कौन थर्ड CDS अपॉइंट हुए? तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2026 में किसको अपॉइंट किया गया है? जनरल अनिल चौहान, जनरल बिपिन रावत, जनरल NS राजा सुब्रमण्य और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल अनिल चौहान जो थे वो इंडिया के सेकंड, कहाँ गया ये ना, इंडिया के सेकंड CDS थे, ठीक है। इनका टेन्योर 30 मई 2026 को एंड हो गया। और जनरल बिपिन रावत ये भारत के पहले CDS थे, ठीक है, जिनको 2019 दिसंबर में अपॉइंट किया गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश में 2021 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जनरल NS राजा सुब्रमण्य ये थर्ड CDS के तौर पे अभी अपॉइंट हुए, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और अगला है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ही सर्व्स एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। करंटली अभी हाल ही में अपॉइंट हुए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। आई होप आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियाज 80th? अभी हमने 15 अगस्त मनाया, तो इसकी थीम क्या थी आपको ये बताना है। तो थीम आपकी क्या थी, इसका आंसर आप खुद बताओगे, आपने कल ही मनाया है। ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर आप लोग कमेंट पे इसका बताओगे मुझे, ठीक है, क्या है। अगला 26 ऑपरेशन सिंदूर जो कि मई 2025 में हुआ था बाय इंडियन आर्म फोर्सेस वाज अ रिस्पांस टू व्हिच इवेंट? इनमें से ऐसा क्या हुआ था जिसके रिस्पांस में ऑपरेशन सिंदूर 2025 में चलाया गया था? अभी एक साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक्स अराउंड द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये नहीं हुआ था। पहलगाम टेरर अटैक हुआ था इंडियन टूरिस्ट पे, ये हुआ था। तो पहलगाम टेरर अटैक जो इंडियन टूरिस्ट पे हुआ था, जहां पे 25 इंडियन सिटीजन्स और एक नेपाली सिटीजन्स को मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में बेस्ड जितने भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको खत्म किया गया था। एक प्रिसाइज यहाँ पे अटैक था इंडिया के द्वारा उन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स इन गलवान वैली, ये तो चाइना के साथ हमारा विवाद था। क्रॉस बॉर्डर सेलिंग ऑफ जम्मू रीजन, ये भी इसका कोई ऑप्शन नहीं सही होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। What does the Govardhan stand for in the National Circular Bioenergy Scheme approved in अगस्त 2026? अगस्त 2026 में नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम को अप्रूव किया गया। तो इसमें गोवर्धन का क्या मतलब है आपको बताया है, ठीक है। गोवर्धन की बात इसमें की गई है, तो गोवर्धन का मतलब बताइए इसमें क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ भारत एग्रीकल्चर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग। ये लगता है कि गोवर्धन का फुल फॉर्म होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ठीक है। अगला है गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो ये इसका सही आंसर है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, दैट स्टैंड्स फॉर गोवर्धन, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अब बी है तो सी और डी तो उसका आंसर होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ की फैक्ट्स आप याद रख लीजिए। यूनियन कैबिनेट द्वारा 2026 में सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम को अप्रूव किया गया। इसके लिए टोटल 23,731 करोड़ का बजट आउटले रखा गया है, ठीक है। 23,731 करोड़ का
बजट आउटले रखा गया है अंटिल 2036, अगले 10 सालों के लिए। ठीक है, इसका बेसिकली इसका जो पर्पज है, जो डोमेस्टिक सीबीजी है, उसके प्रोडक्शन को लगभग 10 गुना अगले 10 सालों में इसको बढ़ाना है। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब आप बोलोगे सर सीबीजी क्या होता है, तो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है, इसका प्रोडक्शन अगले 10 सालों में 10 गुना बढ़ाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे, तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया, तो इनमें से किसको दिया गया आपको बताना है। फैक्चुअल सवाल है, काफी आपको पता होना चाहिए। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड नेशनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन के लिए इन चारों में से एनएसए अजित डोभाल को हाल ही में दिया गया था, और ये दिया गया था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की डेथ एनिवर्सरी 1 अगस्त 2026 को होती है, तो उस उपलक्ष्य में इनको ये दिया गया था। ठीक है, इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 1983 में तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा पुणे में किया गया था। इनके जो पहले रेसिपिएंट थे उनका नाम है एस.एम. जोशी, ये एक सोशलिस्ट लीडर थे। ठीक है, फर्स्ट रेसिपिएंट वाज एस.एम. जोशी, एक सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे। 2026 में जिनको मिला है वो है अजीत डोभाल, एनएसए। राइट, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इनमें से नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, मैं जल्दी से बोलता हूं, आप सारे नाम नोट कर लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल एनिमल भारत का है बंगाल टाइगर, नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर। नेशनल बर्ड इंडियन पीकॉक। नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल ट्री बनियन ट्री। नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर, नेशनल बर्ड इंडियन पीकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल ट्री banyan ट्री, नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल एक्वेटिक एनिमल गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेशनल मरीन रेप्टाइल ओलिव रिडले सी टर्टल। ठीक है, ओलिव रिडले सी टर्टल ये नेशनल मरीन रेप्टाइल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन को बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक एक करके जो चार ऑप्शन है इनके नाम भी नोट कर लो, जो कि आपके साइंटिफिक नेम है। सबसे पहले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो कि भारत में, इंडिया में जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वहां पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो इनका नाम नोट कर लीजिए, क्रोकोडाइलस, CROCODYLUS, क्रोकोडाइलस पोरोसस इसका नाम होता है, क्रोकोडाइलस पोरोसस। अगला है आपका गंजेटिक रिवर, जो कि आपके जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसका नाम आप नोट कर लेना, प्लेटेनिस्टा गेंजेटिका। ठीक है, प्लेटेनिस्टा गेंजेटिका इसका नाम होता है। अगला है आपका इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन जो है एक सेपरेट स्पीसीज है, जो कि कोस्टल और एस्टूरियन एरियाज में भारत में पाई जाती है, ये कोई नेशनल एक्वेटिक एनिमल नहीं है। और अगले है आपका ओलिव रिडले टर्टल, जिसके बारे में हमने बात कर ली है, ये हमारे भारत का नेशनल मरीन रेप्टाइल है, ये कोई एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल नहीं है। ठीक है, तो आज के इस सेशन का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनमें से किस लीडर के द्वारा लिखी गई थी जब वो जेल में थे, अहमदनगर फोर्ट में इम्प्रिजन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा गया था अहमदनगर फोर्ट में जब वो इम्प्रिजन थे। ठीक है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और हिंद स्वराज भी लिखा गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अगर आप बात करोगे तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया था। ठीक है, और उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल 1935 में उसको लिखा था। और जवाहरलाल नेहरू की बात हमने कर ली है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम को लिखा था। ठीक है, इनका एक फेमस मेमोयर है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, चलिए, तो ये सब कुछ था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जो भी आपका नोट करना छूट गया है आप लोग उसको कर लेना। कहाँ से, रिकॉर्डिंग तो आपकी है ये वाली, तो रिकॉर्डिंग में जाकर के रिपीट में जाकर के पीछे देख लेना और उसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे सेशंस और लेके आऊंगा तो हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में जीके जीएस करंट अफेयर्स सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत टफ आपका एग्जाम नहीं आएगा, बहुत इजी एग्जाम होगा, ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन उसमें आएंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू ऑल।